नमस्कार। मेरे इस नॉलेज वर्ल्ड यूट्यूब चैनल पर एक बार पुनः आप लोगों का स्वागत है। आज हम चर्चा करते हैं बीए पार्ट 1 फर्स्ट सेमेस्टर राजनीति विज्ञान विषय के अंतर्गत भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के अंतर्गत स्वराज दल के बारे में। आज की हमारी चर्चा स्वराज दल पर रहेगी। तो चलिए प्रारंभ करते हैं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में स्वराज दल की भूमिका और उसके कार्यों पर। 1919 से 1921 तक का समय कांग्रेस ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध अहिंसक युद्ध की स्थिति में थी। इस दौर में महात्मा गांधी के द्वारा असहयोग आंदोलन चलाया गया और एक घटना के बाद, जो कि चौरी चौरा की थी, असहयोग आंदोलन को महात्मा गांधी ने वापस ले लिया। 1922 में महात्मा गांधी की गिरफ्तारी के बाद राजनीतिक क्षेत्र में कोई एक ऐसा व्यक्ति नहीं रहा जिसकी ओर संपूर्ण भारतीय जनता नेतृत्व के लिए देखती। असहयोग आंदोलन के समय में जो हिंदू मुस्लिम एकता दिखी थी, वह भी अब सांप्रदायिक तनाव और दंगों में बदल चुकी थी और भारतीय मानस के मन में असहयोग आंदोलन वापस लेने से भी एक घोर निराशा का वातावरण प्राप्त हो गया था। इस परिवर्तित स्थिति के मूल्यांकन और भविष्य के मार्ग निर्धारण के लिए असहयोग समिति ने देश भर का दौरा किया और इस दौरे के बाद समिति के सदस्यों के द्वारा जो रिपोर्ट प्रस्तुत की गई, उसमें 1919 के अधिनियम के आधार पर निर्मित परिषदों में प्रवेश के संबंध में समिति के सदस्यों के बीच तीव्र मतभेद उभर कर सामने आए। डॉक्टर A.M. अंसारी, राजगोपालाचारी तथा S. कस्तूरीरंगा अय्यर की सिफारिश थी कि कांग्रेस के सदस्य परिषदों की सदस्यता प्राप्त न करें और परिषदों का बहिष्कार करें। वहीं दूसरी ओर हकीम अजमल खां, पंडित मोतीलाल नेहरू और विट्ठल भाई पटेल का मत था कि असहयोग आंदोलन विफल हो गया है तथा इस परिवर्तित स्थिति में सत्याग्रही पंजाब तथा खिलाफत संबंधी भूलों को सुधारने हेतु तुरंत स्वराज की मांग के आधार पर निर्वाचनों में भाग लें। यदि वे परिषदों में बहुमत प्राप्त कर लेंगे तो सरकार के प्रत्येक कार्य का विरोध कर सकेंगे और स्वराज की मांग के लिए प्रस्ताव भी प्रस्तुत कर सकेंगे। लेकिन यदि उन्हें परिषदों में बहुमत न भी प्राप्त हो तो उन्हें परिषदों के महत्व को कम करने के लिए परिषदों की किसी भी कार्रवाई में भाग नहीं लेना चाहिए। हकीम अजमल खां, पंडित मोतीलाल नेहरू तथा विट्ठल भाई पटेल के इस विचार का मूल रूप से असहयोग आंदोलन के स्थगन के तत्काल बाद देश बंधु चित्तरंजन दास के द्वारा समर्थन किया गया। चित्तरंजन दास ने अपनी कारावास अवधि में ही स्वराज दल की स्थापना की योजना बना ली थी और जुलाई 1922 में जब वे जेल से मुक्त हुए तो उन्होंने काउंसिल प्रवेश के पक्ष में प्रचार प्रारंभ कर दिया। गया अधिवेशन 1922 में ही कांग्रेस में दो वर्गों का निर्माण हो गया था। एक ओर चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, डॉक्टर अंसारी तथा कस्तूरीरंगा अय्यर थे, जो गांधी जी की नीतियों के समर्थक व काउंसिल प्रवेश के विरोधी थे। वहीं दूसरी ओर चित्तरंजन दास, मोतीलाल नेहरू
हकीम अजमल खां और विट्ठल भाई पटेल थे, जिनका मानना था कि परिषदों में प्रवेश कर स्वराज प्राप्ति की मांग को रखना चाहिए। कांग्रेस के इस वर्ग को परिवर्तनवादी कांग्रेस का नाम दिया गया। नवंबर 1922 में कलकत्ते में कांग्रेस की कार्यकारिणी समिति की बैठक हुई और समिति की इस बैठक में काउंसिल प्रवेश का प्रस्ताव रखा गया, जिस पर कांग्रेस की नीति में परिवर्तन चाहने वाले और न परिवर्तन चाहने वालों में विवाद हो गया। इसी बैठक में देशबंधु के काउंसिल प्रवेश के प्रस्ताव को, जिसका समर्थन मोतीलाल कर रहे थे, 2/3 प्रतिनिधियों के द्वारा अस्वीकार कर दिया गया। इससे यह स्पष्ट हो गया कि कांग्रेस इसके पक्ष में नहीं थी। इसी बीच मुहर्रम में दंगे हो गए और जनता काउंसिल प्रवेश की ओर झुकती दिखाई दी। 1922 में जो कांग्रेस का गया अधिवेशन हुआ, उसके अध्यक्ष चित्तरंजन दास चुने गए। चित्तरंजन दास ने कहा कि हम शेर को उसकी मान में जाकर पराजित करेंगे, खर्च की स्वीकृति न देंगे, निंदा का प्रस्ताव पारित करेंगे और सरकारी यंत्र का चलना असंभव कर देंगे। उन्होंने यह भी कहा कि व्यवस्थापिका सभाओं में घुसकर हम सरकार का विरोध करेंगे। चित्तरंजन दास के इस वक्तव्य का विरोध राजगोपालाचारी ने किया, परंतु जब काउंसिल प्रवेश का प्रस्ताव मतदान के लिए आया तो इसके विपक्ष में 1748 मत पड़े, जबकि पक्ष में केवल 890 मत पड़े। इस प्रकार एक बार पुनः कांग्रेस में परिवर्तन न चाहने वालों की विजय हुई। चित्तरंजन दास अपने आप को अकेला महसूस करने लगे और उन्होंने अधिवेशन में ही कांग्रेस की कार्यकारिणी समिति से इस्तीफा दे दिया। कांग्रेस के महामंत्री मोतीलाल नेहरू ने भी त्यागपत्र दे दिया और चित्तरंजन दास ने उसी समय यह घोषणा की कि यद्यपि कांग्रेस का बहुमत इस समय उनके विचार के विरुद्ध है, लेकिन शीघ्र ही बहुमत उनके कार्यक्रम को अपनाएगा। अंततः 1 जनवरी 1923 को देशबंधु चित्तरंजन दास तथा मोतीलाल नेहरू ने मिलकर स्वराज दल की स्थापना की और इस दल के सिद्धांतों का प्रचार करने के लिए देशव्यापी दौरा प्रारंभ किया। इस दौरे में प्रत्येक स्थान पर उनका भव्य स्वागत हुआ और उनकी लोकप्रियता दिन प्रतिदिन बढ़ती गई। कुछ समय बाद मौलाना आज़ाद जेल से मुक्त हुए और उन्होंने कांग्रेस और स्वराज दल में समझौते का प्रयास प्रारंभ किया। उनके प्रयत्नों से कांग्रेस और स्वराज दल में यह समझौता हो गया कि 30 अप्रैल 1923 तक कोई भी दल काउंसिल प्रवेश के विषय पर किसी भी प्रकार का विचार नहीं करेगा और इसके बाद जैसी देश की परिस्थिति होगी उसके आधार पर निर्णय लिया जाएगा। सितंबर में दिल्ली में मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की अध्यक्षता में कांग्रेस का एक विशेष अधिवेशन हुआ। इस अधिवेशन में काउंसिल प्रवेश के समर्थक बिना किसी विशेष कठिनाई के यह प्रस्ताव स्वीकार करवाने में सफल हो गए कि कांग्रेस के सदस्य आगामी नवंबर मास में होने वाले चुनावों में भाग ले सकते हैं। अब हम गांधी जी और स्वराजवादियों के संदर्भ में भी कुछ चर्चा कर सकते हैं। सन 1923 के निर्वाचनों में स्वराजवादियों को पर्याप्त विजय प्राप्त हुई। फरवरी 1924 में स्वास्थ्य खराब होने के कारण कारावास की अवधि पूरी होने से पूर्व ही गांधी जी को जेल से मुक्त कर दिया गया। सन 1924 में कांग्रेस का अधिवेशन बेलगांव में हुआ, जिसकी अध्यक्षता गांधी जी ने की। गांधी जी ने
केवल एक ही कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, वह थी 1924 में बेलगांव अधिवेशन। यद्यपि गांधी जी स्वराज दल के कार्यक्रमों के पक्ष में न थे, लेकिन वे उस समय इस स्थिति में भी नहीं थे कि असहयोग आंदोलन को पुनः चला सके, क्योंकि न तो जनता और न ही नेता इसके लिए तैयार थे। अतः उन्होंने काउंसिल प्रवेश पर अपनी मौन सहमति दे दी। अपनी स्थिति स्पष्ट करते हुए उन्होंने कहा कि मैं स्वराजवादियों के मार्ग में अवरोध अथवा उसके विरुद्ध प्रचार में भाग नहीं ले सकता। यद्यपि मैं ऐसी योजना को सक्रिय सहायता भी नहीं प्रदान कर सकता जिसमें मुझे स्वयं विश्वास नहीं है। उन्होंने विदेशी माल के बहिष्कार, हाथ से कताई बुनाई तथा अन्य रचनात्मक कार्यक्रमों पर बल दिया। स्वराजवादियों ने भी गांधी जी के कार्यक्रम के प्रति अपनी निष्ठा व्यक्त की और एक तरह से इस प्रकार दोनों विचारधाराओं के मध्य समझौता हो गया। अब हम लोग कुछ चर्चा स्वराज दल के उद्देश्य पर भी कर सकते हैं। सन 1923 में स्वराज दल का जो चुनाव घोषणा पत्र प्रकाशित हुआ, उसमें इस दल का प्रथम लक्ष्य यह बताया गया था कि भारतीय शासन तंत्र पर भारतीय जनता का अधिकार स्वीकार किया जाए और इसे कार्य रूप में परिणत किया जाए, और यदि सरकार हमारे इस अधिकार को स्वीकार न करे तो हम शासन कार्य को चलाना असंभव कर दे। दल के संस्थापक स्वयं श्री चित्तरंजन दास ने दल की स्थापना का उद्देश्य बताते हुए 1925 में बंगाल विधानसभा में कहा था कि यह कहा गया है कि हमारा नारा है नष्ट करो, नष्ट करो। हम नष्ट क्यों करना चाहते हैं? हम किससे मुक्त होना चाहते हैं? वास्तव में हम उस परिपाटी को नष्ट करना तथा उससे मुक्त होना चाहते हैं जो हमारे लिए हितकर नहीं है और न ही हो सकती है। हम उसे नष्ट करना चाहते हैं क्योंकि हम उसके स्थान पर एक ऐसी परिपाटी का निर्माण करना चाहते हैं जो सफलतापूर्वक और सार्वजनिक हित में कार्य कर सके। इस प्रकार एक तरह से उन्होंने स्पष्ट कर दिया था कि स्वराज दल की स्थापना का मूल उद्देश्य पहला भारत को स्वराज दिलाना और दूसरा उस व्यवस्था का अंत करना था जो ब्रिटिश सत्ता के अधीन भारत में विद्यमान थी। अब हम लोग कुछ चर्चा स्वराज दल के कार्यक्रम पर भी कर लेते हैं। स्वराज दल का उद्देश्य काउंसिल में प्रवेश कर असहयोग द्वारा सरकार के कार्यों में अड़ंगा डालना था, जिससे नौकरशाही मनमाने तरीके से कार्य न कर सके, और इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए निम्नलिखित कार्यक्रम निश्चित किए गए थे। पहला, बजट को रद्द करना। शासन के कार्यों में बाधा डालने की दृष्टि से स्वराज दल के कार्यक्रम में एक प्रमुख बात यह तय थी कि काउंसिलों में प्रवेश कर सरकारी आय व्यय के वार्षिक ब्यौरे को अस्वीकार कर दिया जाए। दूसरा था नौकरशाही को शक्तिशाली बनाने वाले प्रस्तावों का विरोध करना। यह भी स्वराज दल का एक प्रमुख कार्यक्रम था। तीसरा था राष्ट्र की शक्ति को उन्नत बनाना, और इसके लिए काउंसिल में उन प्रस्तावों, योजनाओं और विधेयकों को प्रस्तुत करना जिसके द्वारा राष्ट्र की शक्ति और उन्नति में वृद्धि हो, और इसके लिए नौकरशाही की शक्तियों को कम किया जाना प्रमुख था। चौथा था रचनात्मक कार्यों में सहयोग देना। इसके अंतर्गत यह निश्चय किया गया था कि वह काउंसिलों के बाहर महात्मा गांधी के जो रचनात्मक कार्य हैं उसमें पूर्ण सहयोग प्रदान करेंगे। पांचवा जो इनका कार्यक्रम था वह था कि उन सभी पदों पर अधिकार प्राप्त किया जाए जिस पर काउंसिल के सदस्य होने के नाते
वे अधिकार प्राप्त करने में सफल हो सकते हैं और जिससे वे सरकार के कामों में अड़ंगा लगा सकते हैं। छठा कार्यक्रम था कि यदि वह यह देखेंगे कि नौकरशाही को सही रास्ते पर नहीं ला पा रहे हैं, वो सरकार के कार्यों में अड़ंगा नहीं डाल पा रहे हैं, तो अंत में वे जरूरत पड़ने पर काउंसिल में अपना पद छोड़ देंगे, अर्थात त्यागपत्र दे देंगे और पूर्ण रूप से महात्मा गांधी के नेतृत्व में बिना सोच विचार के कांग्रेस के झंडे के नीचे एकत्रित होकर सत्याग्रह को सफल बनाने का हर संभव प्रयास करेंगे। अब हम लोग कुछ चर्चा इस आधार पर देखते हैं कि क्या व्यवस्थापिका सभाओं में जो स्वराज दल ने कार्यक्रम बनाए थे उसे पूरा कर सके, या उनका कार्य क्या था, उन्होंने कार्य क्या किया। तो इसको इस आधार पर देख सकते हैं कि जब कांग्रेस का समर्थन प्राप्त कर स्वराज दल ने नवंबर 1923 के निर्वाचन में भाग लिया और चुनाव में सफलता प्राप्त करने के लिए स्वराजवादी नेताओं विशेषकर देशबंधु चित्तरंजन दास ने बहुत अधिक परिश्रम किया और उन्हें इस परिश्रम का वांछित परिणाम भी प्राप्त हुआ। उन्होंने केंद्रीय व्यवस्थापिका के 145 स्थानों में से 45 पर अधिकार प्राप्त कर लिया और बंगाल तथा मध्य प्रांत की व्यवस्थापिकाओं में तो पूर्ण बहुमत प्राप्त कर उन्होंने सभी को आश्चर्य में डाल दिया। चुनाव के केवल 9 माह पहले ही स्वराज दल की स्थापना हुई थी और उसके आधार पर उनकी यह सफलता विशेष रूप से उल्लेखनीय थी। स्वराज दल ने मध्य प्रांत तथा बंगाल में द्वैध शासन को असफल कर दिया और अन्य प्रांतों तथा केंद्र में भी शासन के कार्यों में रुकावट डालने की नीति का सफलतापूर्वक पालन किया। केंद्रीय व्यवस्थापिका के संयुक्त दल के कारण जहां स्वराज दल को अनेक प्रस्तावों पर सरकार को हराने का अवसर मिला, वहीं उसे अपनी अवरोध की मूल नीति में कुछ जगहों पर समझौता भी करना पड़ा। सुभाष चंद्र बोस ने इस संदर्भ में लिखा है कि 1925 के मध्य में स्वराज दल की मूल अवरोध की नीति में परिवर्तन होता गया। वस्तुतः अवरोध की नीति में परिवर्तन का यह क्रम 1925 के पूर्व ही प्रारंभ हो गया था। अंतिम दिनों में देशबंधु चित्तरंजन दास भी यह अनुभव करने लगे थे कि केवल बाधा डालने के लिए बाधा डालना बहुत अधिक लाभदायक सिद्ध नहीं होगा। बंगाल में सरकारी दमन को रोकने के लिए भी उत्तरदायित्वपूर्ण सहयोग की भावना का विकास होना जरूरी है। 2 मई 1925 को फरीदपुर के प्रांतीय सम्मेलन में उन्होंने सरकार को आश्वासन दिया कि सरकार के कार्यों में वे सहयोग करेंगे। अब आइए कुछ चर्चा हम स्वराज दल के पतन के रूप में भी देख सकते हैं। सन 1925 में स्वराज दल के जन्मदाता श्री चित्तरंजन दास की मृत्यु हो गई, जिसके कारण स्वराज दल को बड़ी क्षति उठानी पड़ी। उनकी मृत्यु से स्वराज दल को धक्का लगा और स्वराज दल का पतन का यह एक प्रमुख कारण बना। 1926 में काउंसिलों के जो निर्वाचन हुए उसमें स्वराजवादियों को 1923 की अपेक्षा बहुत कम सफलता प्राप्त हुई। यह भी स्वराज दल की असफलता का एक कारण था। इसी समय भारत में हिंदू मुस्लिम दंगे भी होने लगे थे। इसके कारण भी स्वराज दल की एकता नष्ट होनी प्रारंभ हो गई थी। स्वराज दल में फूट भी हो चुकी थी चित्तरंजन दास की मृत्यु के बाद, और सहयोगी और असहयोगी 2 पक्ष विभाजित हो गए थे, जिसके कारण भी स्वराज दल की शक्ति का ह्रास होना स्वाभाविक था। अब हम स्वराज दल के कार्यों का कुछ मूल्यांकन कर लेते हैं। यद्यपि स्वराज दल अपनी अड़ंगा नीति में अधिक सफल न हो सकी, फिर भी उसने स्वराज के लक्ष्य को नहीं छोड़ा। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के इतिहास में इसका योगदान अमूल्य है। स्वराजवादियों ने उस समय कार्य शुरू किया जबकि असहयोग आंदोलन असफल हो चुका था और जनता में
घोर निराशा थी। जनता को इस निराशा से उबारने का काम स्वराजवादियों ने किया। एक तरह से कहा जाए तो जनता के मन में राष्ट्रीय चेतना को दोबारा जागृत करने का काम स्वराजवादियों ने किया, और जिसका परिणाम था कि आगे चलकर गांधी जी ने इस चेतना के जरिए जो और आंदोलन किए, उससे भारत की स्वतंत्रता का एक महत्वपूर्ण अध्याय लिखा जा सका। धन्यवाद।